हैदराबाद के तमाम मुद्दे खत्म हो गए हैं कि अब इस तरह से धमकी भरी भाषा में चुनाव प्रचार की जरूरत बीजेपी के नेताओं को पड़ रही है? विचित्र लगता है इसमें धमकी क्या है? 15 सेकंड में कहां से आए कहां से गए बता देंगे, ये धमकी है। ये धमकी नहीं है। 15 मिनट में सारे हिंदुओं का कत्लेआम कह देंगे, ये सेकुलरिज्म है। बहुत ही विचित्र और पाखंडी जो है विमर्श प्रारंभ हो गया इस देश में। 15 मिनट में सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया जाएगा, पुलिस हटा दो, ये कहना जो है ये तो बहुत बड़ा सेकुलरिज्म है जी। ये तो बहुत आनंददायक घटना है और ये बहुत ही जो है स्वागत योग्य वक्तव्य था। उस पर आज तक किसी कांग्रेसी, किसी सपाई, किसी लद जद भद गद इनका कोई बयान नहीं आया। वहां पर लगातार उसके बाद जो है कांग्रेस का समर्थन भी करते रहे लोग, उद्धव ठाकरे की सरकार का समर्थन करते रहे MIM वाले, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन करते रहे, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 15 सेकंड में बता देंगे कहां से आए कहां से गए, ये अरे भाई इतना खतरनाक। ओवैसियों का कहां से आए कहां से चले गए, ऐसे कैसे? ओवैसी तो भैया जो है वो जिन्ना की जो है साक्षात 21वीं सदी का स्वरूप है। जिन्ना के खिलाफ कैसे बोल दिए? कांग्रेसी तो मातम करने लगेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आपसे एक सवाल मेरे मन में आया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब कोई अगर गुंडा मवाली कोई आपको गाली गलौज करे या कुछ करे तो आप क्या करते हैं? ये गांधी का देश है, ये याद रखिए। बिल्कुल, हम उसको जो है उसको नहीं, यस, मुझे अगर कोई गुंडा गाली गलौज करेगा तो हमारे यहाँ कानून है, व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके लिए व्यवस्था कर देंगे। बहुत अच्छी बात, उत्तम व्यवस्था उसकी की जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कह दी प्रेम शुक्ला जी। और जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2013 में ये बयान दिया था तो मुकदमा दर्ज हुआ था, पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था और वहीं से वो फैसला हुआ था। प्रूफ नहीं कर पाए थे तो फिर जब कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच गया तो इस तरह की बयानबाजी अब चुनावी प्रचार में क्यों जरूरत? अभियोजक कौन था? अकबरुद्दीन ओवैसी। अभियोजक कौन था? अकबरुद्दीन ओवैसी। अभियोजक कौन था? अभियुक्त नहीं पूछ रहा हूं मैं, अभियुक्त नहीं, मैं अभियोजक पूछ रहा हूं। मैं हिंदी में अभियोजक शब्द पूछ रहा हूं। अभियोजक कौन था? जिस सरकार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी शामिल थी वह सरकार अभियोजन कर रही थी और ऐसे अपराधी को उन्होंने रिहा करवा दिया और उसके लिए आप प्रशंसा करने के लिए आपको उन्होंने अवसर प्रदान किया, इसलिए आप निश्चित प्रशंसा कीजिए। और यहाँ तो किसी प्रकार की उस धमकी का कोई धमकी का जवाब ही नहीं है। 15 सेकंड में बता देंगे कहां से आए कहां गए, कहां से आए कहां गए। 15 सेकंड में बता देने में कौन सी हिंसा है भाई? मेरे समझ से तो बाहर है। असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी परिवार कहां से आया कहां गया, ये बता देना 15 सेकंड में अपराध हो गए। चलिए, मैं वाजपेयी साहब आपका रुख कर लेती हूँ। दानिश कुरैशी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं AIMIM के, और अब क्योंकि अब मैंने वाजपेयी साहब हंसने भी लगे हैं। वाजपेयी साहब, अब क्या करा जाए? ये सड़क मोहल्लों की जो भाषा है और इसी भाषा पे अब चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा क्या? हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को हमें ये बता देना चाहिए कि साहब अगर कोई हमें एक गाली देगा तो हम उसे 4 गाली देंगे, जवाब तो हम जरूर देंगे, चाहे वो 12-13 साल बाद, 11 साल बाद ही क्यों ना दें, लेकिन देंगे जरूर। चाहे उनके साथ हो, चाहे इनके साथ हो या किसी और के साथ। सवाल एक गंभीर खड़ा हुआ है। 43% आबादी बढ़ गई है एक समाज की और एक समाज की 8%। वाजपेयी साहब आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मैं टेक्निकल टीम हमारी मैं बोल रही हूँ उनको, वो ठीक करवाएंगे। आपका ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रहा है, तो मैं इस बीच दानिश कुरैशी का रुख कर लेती हूँ। दानिश कुरैशी साहब, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब जैसी भाषा आपने बोली है और ये तो कानून से को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अब नवनीत राणा ने हैदराबाद में जो कुछ कहा है, क्या वो अकबरुद्दीन ओवैसी के उसी बयान का जवाब माना जाए जो जैसी भाषा अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस्तेमाल की थी? कि माना जाए, कहा जाए, सुना जाए वाली कोई बात ही नहीं है। शोभना जी, उन्होंने साफ तौर पर नामजोग कहा और यहाँ तक करके टैग करने की कोशिश भी की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत माकूल जवाब दिया और उनको ये कहा कि भाई सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, आप जो चाहे वो कर रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से अतीक में क्या हुआ और अफरोजुल में क्या हुआ। इन तमाम मामलों में हम देख रहे हैं आपके बस का तो कोई है ही नहीं। आप तो चाहे 15 मिनट भी, 15 सेकंड भी शायद बहुत ज्यादा बता रहे हैं। सत्ता आपकी, आप चाहे वो करिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के पास जिन चीजों का मुझे लगता है कानून निराकरण
हो चुका है, उन चीजों पर बात करने के लिए आज नवनीत राणा जैसी महिला को आगे करके ये भाषा का उपयोग करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और मुझे लगता है कि वो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी फूल बरसाते हैं। 2013 में जो बयान दिया था अकबरुद्दीन ओवैसी ने, वो फूल बरसाए थे। अच्छा तो सुनिए मेरी बात, बाबरी मस्जिद जिस तरह ढा दी गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो क्या आज इतने साल के बाद हम भी वही भाषा में बात करें? तो ऐसा तो नहीं है। जो चीजें घट गई हैं उनको दोहराया तो नहीं जाता ना शोभना। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए दानिश कुरैशी साहब का कि जो घटनाएं घट गई हैं, जो इतिहास में अगर उनको गलत माना जा रहा है तो फिर क्या उनको दोहराया जाएगा? क्या इस तरह की भाषा का जो जवाब है वो इसी भाषा में दिया जाएगा? देखिए और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए, उनका मैं रुख करूंगी। पहले हाँ, मुजफ्फर खान साहब भी जुड़ गए, आप पहले जवाब दे दीजिए। शोभना जी, जी शोभना जी, किस तरह से आपके चैनल पर नवनीत राणा जैसी महिला, एक दलित समुदाय की महिला को नवनीत राणा जैसी महिला, ऐसा अपमान, एक दलित महिला का अपमान। आपके चैनल पर श्रीमान दानिश कुरैशी की भाषा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नवनीत राणा जैसी महिला, यानी दलित समाज की महिला अगर संसद में चली आए तो ऐसी वैसी जैसी तैसी महिला हो गई। ऐसी भाषा का आप प्रयोग करेंगे? आपके महिला विरोधी भाई, आप जो है हलाला छाप व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप हमारे समाज की, दलित समाज की एक माननीय सांसद के प्रति नवनीत राणा जैसी महिला शब्द का प्रयोग करेंगे, इसी से आपकी मनोविकृति जो है वो स्पष्ट हो जाती है। और आप ही के जो श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी है वो बारंबार कह चुके हैं कि हम जिस दिन हमको मौका मिलेगा और राम मंदिर तोड़ के वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हालांकि उनकी अगली 150 औलादे भी, पीढ़ियां भी उतर जाएंगी ना, वो नहीं हो पाएगा। ये बोला है उन्होंने, बोला है उन्होंने। पहले माफी मांगिए, पहले नवनीत राणा से माफी मांगिए, पहले एक दलित महिला से माफी मांगिए, एक दलित समाज की महिला से माफी मांगिए, पहले आप दलित समाज की महिला से माफी मांगिए, पहले आप दलित समाज की महिला से माफी मांगिए, इस देश के सांसद से माफी मांगिए। प्रेम शुक्ला जी बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने कहा कि अगर इतिहास में कुछ हुआ है तो क्या हम आज वो करें? हाँ नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारा जब मौका आएगा वहाँ बाबरी कायम करेंगे, हम बाबरी कभी नहीं भूलेंगे, बाबरी कभी नहीं भूलेंगे, ये कहा है। ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, आपने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ढा देंगे, बताइए कब कहा उन्होंने? ओवैसी ने कहा है। चलिए ठीक है, मुजफ्फर खान, मैं पहले वाजपेयी साहब का रुख कर लेती हूँ। वाजपेयी साहब, राम मंदिर तोड़कर ही बनाई गई थी, वाजपेयी साहब झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। फारूक इनकलाबी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, फारूक इनकलाबी साहब भी नेता पीडीपी के हैं, वो भी जुड़ गए हैं। मुजफ्फर खान साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। मैं एक बार पहले वाजपेयी जी आपका रुख करूंगी। वाजपेयी जी, क्या माना जाए, क्या आप राजनीतिक दलों के नेताओं के पास मुद्दे खत्म हो गए, जनता की समस्याएं खत्म हो गई हैं, जो इस तरह की सड़क छाप भाषा पर उतरना पड़ रहा है? किसी ने सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया, उसका जवाब हम भी उसी सड़क छाप अंदाज में देने के लिए मजबूर हो गए। इसीलिए इस देश में कानून काम कर रहा है, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा, तो हमेशा करता रहेगा, संविधान के हिसाब से है। अगर किसी ने कोई हेट स्पीच की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी शुक्ला जी ने सही बताया कि उनका जो केस विड्रॉ किया गया था 2013 वाला, वो सरकार किसकी सरकार थी? उस सरकार में इनकी हिस्सेदारी थी कि नहीं थी? तो जवाब आएगा हाँ बिल्कुल था। तो ये भी सर्वथा गलत है। समाज में दुर्भावना फैलाना, समाज में इस तरह की धमकी भरे लहजे में बात करना, इसकी संविधान और कानून दोनों इजाजत। तो नवनीत राणा के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए क्या? नवनीत राणा के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए? देखेगा, देखिए आप नहीं, उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या बयान नहीं दिया, वो पूरे बयान का संदर्भ देखा जाएगा। उसके खिलाफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सक्षम है आज की डेट में, वो अपना कार्रवाई करना चाहेगी, उसको वीडियो को एग्जामिन करके तो कार्रवाई करेगी। उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। जब चुनाव प्रक्रिया चलती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी वही होते हैं। लेकिन हमारा संदर्भ दूसरा है। हमारा संदर्भ ये है कि आज जो रिपोर्ट आई है आर्थिक सलाहकार कमेटी की, उसमें यह कहा गया है कि 43% मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ गई है और 8% हिंदू समाज की आबादी घट गई है। ये उसी की टाइमिंग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जहां सत्ता में आप बैठे हुए हैं, 10 साल से आप सत्ता में थे, क्यों नहीं जनसंख्या कानून बिल लेके आए आप?
अरे सुनिए ना, ये टाइमिंग से क्या मतलब है? ये तो फैक्ट निकल के आया, जब रिपोर्ट निकल के आई तभी वो सामने आएगी ना। अभी अगर ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि 65 सालों में आबादी 43% बढ़ गई है, इसको आपको समझना होगा दूसरे देशों की हालत देख के। जहां जहां ये कम्युनिटी ज्यादा होती है उन देशों में डेमोक्रेसी काम नहीं कर पाती है। प्लीज, वो खतरा हमारे सर पे मंडराने लगा है। ये एक गंभीर समस्या है। चिंता उसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को की है, बाकी किसी को ये चिंता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हमारी ठीक है, उनको नहीं होगी, उनको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। ठीक है। फारूक इंकलाबी साहब का मैं रुख करूंगी, नेता है पीडीपी के। फारूक इंकलाबी साहब, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा होती है, उसी का जवाब अब नवनीत राणा ने दिया है। आप इस सब को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या है आपका पक्ष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है लोगों को बताने के लिए इलेक्शन में, तो वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करेंगे जिससे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बीजेपी के सभी लीडर्स को ये कहना चाहता हूं कि अभी तो आपके पास सिर्फ 10 साल हुए हैं, आपके पास हुकूमत आए हुए। अगर आपके पास 100 साल से भी ज्यादा हुकूमत हो हिंदुस्तान की, तो भी आप मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो हमारे मुसलमानों के लीडर हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के नहीं। तो इंकलाबी साहब, कोई भी नेता एक बयान दे देता है और मुसलमानों का बिगड़ जाता है काम, मुसलमानों का काम बिगड़ जाता है। अगर कोई भी नेता अपनी राजनीति के चलते बयान दे देते हैं, तो क्या इस देश का मुसलमान इतना इनसिक्योर हो जाता है कि फौरन रिएक्ट करने लगता है और इस तरह की बातें करने लगता है? मैं आपके चैनल के जरिए से हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो चंद लोग, फारूक साहब, कुछ बिगाड़ फारूक साहब, कौन डरा रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं। 370 हटाकर कश्मीर में विकास करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कश्मीरियों को डराया जा रहा है? फारूक इंकलाबी साहब, जवाब दीजिए मेरी बात का। अनुच्छेद 370 हटाकर अगर सरकार विकास की बात कश्मीर में कर रही है, G20 की बैठक होती है, उसकी बैठक जो है वो कश्मीर में रखी जाती है, तो क्या ये मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है? 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। ना तो यहाँ पे विकास है, ना यहाँ पे अमन कायम हुआ है।